नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस में से हर बार आईसीआर, बीएचयू और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो एमपीपीएटी कहलाता है उसमें इनसे सवाल हर बार आते ही हैं। और जेट में भी, जो राजस्थान जेट होता है उसमें भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? फलों को जब कृत्रिम रूप से पकाया जाता है तो उनके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? एथिलीन हार्मोन आवश्यक होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान और ऑप्शन डी चौथा स्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत का फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में ही दूसरा स्थान है। भारत का फल और सब्जी दोनों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगर पहला स्थान पूछा जाता है आपको तो विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक जो दाल होती है, मूंग दाल, चना दाल, और उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1966-67, ऑप्शन बी 1947-48, ऑप्शन सी 1970-71 और ऑप्शन डी 1980-81। तो जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 1966-67। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये आईसीआर, बीएचयू, पीएटी में ही नहीं, ये एग्रीकल्चर के जितने भी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सोयाबीन प्रदेश किसको बोला जाता है? भारत में सोयाबीन प्रदेश किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत में सोयाबीन प्रदेश किसको बोला जाता है? सोयाबीन प्रदेश बोला जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? सोयाबीन प्रदेश बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान और ऑप्शन डी चौथा स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। भारत में दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 21%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 44% और ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21%। चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 21% प्रोटीन की मात्रा होती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो नीचे लाल बटन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसका कोई फ्री कॉस्ट नहीं है, इसको दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो चने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? चने में प्रोटीन की मात्रा होती है 21%। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक कीटनाशी और शाकनाशी किस फसल में उपयोग किए जाते हैं? सर्वाधिक कीटनाशी और शाकनाशी किस फसल में उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है ज्वार, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी सोयाबीन और ऑप्शन डी गेहूं। तो सर्वाधिक कीटनाशी और शाकनाशी किस फसल में डाले जाते हैं? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कीटनाशी और शाकनाशी डाले जाते हैं कपास की फसल में। तो कपास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? जिसको क्या बोला जाता है? इसको और क्या बोला जाता है? आईसीआर भी इसको बोला जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं? जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं? ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी मुर्रा और ऑप्शन डी जाफराबादी। तो जलेबी के आकार के जो सींग होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पशुपालन में। ये सवाल लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी मुर्रा और ऑप्शन डी जाफराबादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुर्रा। जलेबी के आकार के सींग कौन सी नस्ल के होते हैं? मुर्रा नस्ल के होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी करनाल। तो जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? वो है करनाल, हरियाणा में। और करनाल में और कौन सा संस्थान है? ये देखिए यहाँ पर NDRI करनाल में। कहाँ पर है? करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में। अगर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जाता है आपसे तो आप करेंगे करनाल। अगर आपसे NDDB पूछा जाता है यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तब वो कहाँ आ जाएगा? वो आ जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर आ जाएगा? आनंद। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? संकर मक्का की बीज दर कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मक्का से रिलेटेड एक ना एक सवाल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन में हो, एग्रीकल्चर का कोई सा भी कंपटीशन हो, मक्का से रिलेटेड सवाल पूछा ही जाता है, तो ध्यान से देख लेना थोड़ा। अब इसमें ऑप्शन ए है 10 से 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी 20 से 25 किलोग्राम, ऑप्शन सी 30 से 35 किलोग्राम और ऑप्शन डी 40 किलोग्राम। तो जो संकर मक्का की बीज दर होती है वो कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम। कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट है, जिप्सम में कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? जिप्सम जो होता है, जिप्सम, उसमें कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन है 29.2%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 13% और ऑप्शन डी 9%। तो जो जिप्सम होता है उसमें कैल्शियम की कितनी मात्रा होती है? 19.2% इसकी मात्रा होती है। 19.2% इसकी मात्रा होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? सिंगल सुपर फास्फेट में, इसको सिंगल सुपर फास्फेट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? SSP भी बोला जाता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? सल्फर की मात्रा होती है इसमें कितनी मात्रा होती है? 12% मात्रा होती है। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है जिसको SSP भी बोला जाता है, इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 12% होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ओरोबैंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? जो ओरोबैंकी खरपतवार होता है वो किन फसलों से संबंधित है? ऑप्शन ए बाजरा मक्का, ऑप्शन बी सरसों तंबाकू, ऑप्शन सी गेहूं और चना और ऑप्शन डी कपास और धान। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरसों और तंबाकू। जो ओरोबैंकी खरपतवार है वो किससे संबंधित है? सरसों और तंबाकू से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक कार्बनिक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? जो उर्वरक है उसको कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र कौन सा उर्वरक है जो कार्बनिक उर्वरक है? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी DAP और ऑप्शन डी अमोनिया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूरिया। यूरिया क्या होता है? यूरिया कार्बनिक उर्वरक होता है और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 46%। कितनी होती है? 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? इसके जितना इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आज तक नहीं देखा और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेना थोड़ा। गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए CRI, ऑप्शन बी फूल आते समय, ऑप्शन सी फली बनते समय और ऑप्शन डी सूखते समय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CRI, शीर्ष जड़ फुटान। ये अवस्था कितने दिन पर आती है? ये अवस्था कितने दिन पर आती है? 21 दिन पर आती है। कितने दिन पर आती है? 21 दिन पर आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। चलिए, गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? यानी कि गेहूं की मुख्य क्रांतिक अवस्था यहाँ पर पूछ रहा है। क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है जब हम सिंचाई करते हैं और सिंचाई में जब फसल की क्रांतिक अवस्था आ जाती है और उस अवस्था में अगर हम उस फसल को सिंचाई जल उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो वो पौधा नष्ट हो जाता है। तो उसकी वो अवस्था क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। वो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? क्रांतिक अवस्था कहलाती है। तो जो गेहूं की क्रांतिक अवस्था है, मुख्य क्रांतिक अवस्था, वो कौन सी है? CRI, जिसको बोलते हैं शीर्ष जड़ फुटान। और ये कितने दिन में आती है? ये 21 दिन में आती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी किस कुल का पादप है? भिंडी किस कुल का पादप है? पीछे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीछे ICR, BHU और PAT के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्योंकि इसका थोड़ा ये इकलौती सब्जी ऐसी होती है, इसके अलावा एक आध सब्जी इस वर्ग में आती है, इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भिंडी किस कुल का पादप है? ऑप्शन है मालवेसी, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी ग्रेमिनी और ऑप्शन डी कुकुरबिटेसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवेसी। तो जो भिंडी है वो किस कुल का पादप है? मालवेसी कुल का पादप है। अगर आपको आलू बैंगन और टमाटर पूछा जाता है तो वो सोलेनेसी का हो जाएगा, और अगर आपसे खाद्यान्न वाली फसलें पूछी जाती है तो वो ग्रेमिनी की हो जाएगी। और इसके अलावा आपसे जो बेल वाली सब्जियां होती हैं जैसे कद्दू, करेला, टिंडा, तरबूज, खरबूज, ये किस में आ जाएगी? ये कुकुरबिटेसी में आ जाएगी। अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा हो जाएगा? कुकुरबिटेसी। सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है? कुकुरबिटेसी सब्जियों का सबसे बड़ा कुल होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कैमल क्रॉप यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है ऊंट फसल, कैमल क्रॉप या ऊंट फसल के नाम से किस फसल को जाना जाता है? कैमल क्रॉप या ऊंट फसल के नाम से किस फसल को जाना जाता है? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार। जो ज्वार होती है उसको कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसको कैमल क्रॉप की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि ये एक ऐसी फसल होती है जब इसको सिंचाई जल मिलता है तब इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है, और जैसे ही इसमें सिंचाई जल की कमी हो जाती है या इसके खेत में सिंचाई जल की कमी हो जाती है तो इसकी पैदावार रुक जाती है, और ये बहुत अधिक सूखा सहनशील फसल है, इसलिए इसको कैमल क्रॉप भी बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रमाणित बीज के थैले पर कौन सा टैग लगा होता है? जो किसान बीज खरीदते हैं वो बीज कौन सा होता है? पहली बात तो वो बीज होता है प्रमाणित बीज। और प्रमाणित बीज कहाँ से मिलता है? प्रमाणित बीज राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थाओं द्वारा जो बीज बेचा जाता है वो कौन सा बीज कहलाता है? प्रमाणित बीज कहलाता है। और उस बीज के थैले पर एक टैग लगा होता है। तो वो टैग पूछा है यहाँ पर, वो टैग कौन सा होता है? पीछे 2-3 सरकारी एग्जाम की सरकारी नौकरियों के एग्जाम के पेपर में ये सवाल आ चुका है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO और ARS के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी सफेद। तो जो प्रमाणित बीज होता है उसके थैले पर कौन सा टैग होता है? उसके थैले पर नीला टैग लगा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जूनागढ़ गुजरात, ऑप्शन बी बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन सी जबलपुर MP और ऑप्शन डी कानपुर MP। सॉरी कानपुर UP आएगा, यहाँ पर MP गलत प्रिंट हो गया, तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये गलत ऑप्शन है। तो जो राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पर है? वो है जूनागढ़ गुजरात। और जो मूंगफली अनुसंधान केंद्र था वो भारत का पहला NCR था, यानी कि पहला नेशनल रिसर्च सेंटर या राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान था और राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था। ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र था वो किस फसल पर था? तो किस पर था? मूंगफली पर था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्लियर करना है। जूनागढ़ का अगर किला पूछा जाता है आपसे राजस्थान GK के हिसाब से, तो जूनागढ़ का किला तो बीकानेर में है, और जूनागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो कहाँ पर है? गुजरात में है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अनाज वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनका राजा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी मक्का। तो जो अनाज वाली फसलें होती हैं उसका राजा किसे बोला जाता है? उसका राजा बोला जाता है गेहूं को। किसको बोला जाता है? गेहूं को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है धान का वानस्पतिक नाम क्या है? धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए ओराइजा सेटाइवा, ऑप्शन बी जियामेज, ऑप्शन सी सोरगम बाइकलर और ऑप्शन डी एरेकिस हाइपोजिया। जो धान का वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ओराइजा सेटाइवा। धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूबी किस फल की किस्म है? रूबी किस फल की किस्म है? ऑप्शन ए खीरा, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी अनार और ऑप्शन डी फूल गोभी। तो जो रूबी किस्म है वो किसकी है? रूबी अनार की किस्म है। रूबी किसकी किस्म है? अनार की किस्म है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूसा रूबी किसकी किस्म है, तो पूसा रूबी किसकी है? पूसा रूबी किस्म किसकी हो जाएगी? टमाटर की हो जाएगी। पूसा रूबी टमाटर की है और रूबी किसकी है? रूबी अनार की किस्म है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा या कितना परसेंटेज होता है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 33% और ऑप्शन डी 21%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 46% मात्रा होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, एकांतरण फलन की समस्या किस फल में पाई जाती है? एकांतरण फलन की समस्या किस फल में पाई जाती है? अब पहले तो एकांतरण फलन समझिए। एकांतरण फलन क्या होता है? एकांतरण फलन का मतलब ये होता है कि कुछ पेड़ ऐसा होता है, पहले इसका आंसर बता देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो जो एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है आम में। अब आम में क्या होता है कि एक वर्ष तो बहुत अच्छे फल लगते हैं और एक वर्ष बहुत कम फल लगते हैं। तो ये एक समस्या होती है आम के पौधे में, जिसमें एक वर्ष तो बहुत अधिक फल लगते हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है और दूसरे वर्ष बिल्कुल ही फल नहीं लगते हैं। ये समस्या क्या कहलाती है? एकांतरण फलन की समस्या कहलाती है, जो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ आम में ही होती है। जिस वर्ष बहुत ज़्यादा फल लगते हैं उसको ऑन ईयर बोला जाता है और जिस वर्ष फल बिल्कुल कम लगते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑफ ईयर बोला जाता है। तो ये एकांतरण फलन वाला थोड़ा ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आते रहते हैं ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर के जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं उसमें इतिहास में ये लगभग 100 में से 99 ऐसे पेपर हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ध्यान से देख लेना। तो धान का जो खेरा रोग होता है उसमें ऑप्शन ए बोरोन की कमी से, ऑप्शन बी जिंक की कमी से, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की कमी से और ऑप्शन डी पोटास की कमी से। तो जो धान का खेरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। इसको जस्ता भी बोला जाता है, इसको ZnSO4 भी बोला जाता है। ये किस में होता है? ये धान में होता है। जो खेरा रोग होता है वो किस में होता है? धान में होता है। जिंक, जस्ता या ZnSO4 की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान से देख लेना इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, गेहूं की सामान्य बीज दर कितनी होती है? गेहूं की सामान्य बीज दर कितनी होती है? यहाँ पर बीज दर पूछ रहा है सामान्य, ना कि ये आपसे बीज दर पूछ रहा है कि देरी सी बुआई करने के लिए बीज दर कितनी है या संकर गेहूं की बीज दर कितनी है। ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है गेहूं की सामान्य बीज दर। तो गेहूं की सामान्य बीज दर में ऑप्शन है 100 किलोग्राम, ऑप्शन बी 80 किलोग्राम, ऑप्शन सी 60 किलोग्राम और ऑप्शन डी 50 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 किलोग्राम। जो गेहूं की बीज दर होती है वो कितनी होती है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अब आपसे सवाल वहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? एक हेक्टर में होते हैं 10,000 वर्ग मीटर। अगर आपसे एकड़ पूछ ले तो एक हेक्टर में कितने एकड़ होते हैं? 2.5 एकड़, लगभग 2.47 एकड़ होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्लीय मृदाएं होती हैं, अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये दो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु वेग मापन, ऑप्शन बी वायु दाब मापन, ऑप्शन सी वायु दिशा मापन, ऑप्शन डी आर्द्रता मापन। तो जो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वायु वेग मापन के लिए। किसके लिए किया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वायु वेग मापी क्या होता है? एनीमोमीटर। तो ये आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँ और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार जल्दी से फटाफट से। ये लाल वाला बटन है यहाँ पे नीचे ये रहा, इसको दबा दीजिए और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। ओके, धन्यवाद।